हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एडुटैप के यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करने फॉर योर ICAR AO टियर 1 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये टॉपिक आपके टियर 1 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टियर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना है कि मैं टियर 1 के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लेकिन इक्वली चांसेस हैं कि इसके ऊपर टियर 2 में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने पॉलिटिकल सिलेबस देखा होगा तो वहां पर सिलेबस बहुत ही ज्यादा आपको वेग वर्डेड देखने को मिलेगा, काफी क्लियरली वर्डेड नहीं है सिलेबस। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, राइट्स इशू लिखा गया है, तो यहां पर हमें सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, और हमने इसके कुछ सब सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब सेक्शन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो आपका पार्ट है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके कवर होते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जिन्होंने हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया है। तो यहां पर ब्रिटिश के टाइम पर जितने भी एक्ट आए फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कवर करने। देन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पता होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे चारों इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है जो इस पर्टिकुलर पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क वाले पार्ट में आते हैं। लेकिन सारे सेक्शन कवर करने थोड़े डिफिकल्ट हैं, आपके पास टाइम काफी कम है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है? सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। ये दोनों ही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये एक्ट आए थे और इन्होंने काफी अच्छा इंपैक्ट रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2021 में इसके लगभग 100 ईयर हो जाएंगे इंप्लीमेंटेशन के। ये 1919 में एक्ट आया था, इसको अप्लाई किया गया 1921 में, 1921 में, तो लगभग 100 ईयर का एक पीरियड चल रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट बनाया था इस टॉपिक को। सेकंड जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देखिए ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इस पे बहुत ही प्रोफाउंड इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। ये एक ऐसा एक्ट था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चरल पार्ट को शेप अप किया है। बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ गवर्नर, फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इस एक्ट से डायरेक्टली लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमारे लिए ये दोनों ही टॉप एक्ट, इंडियन एक्ट ऑफ 1919 एंड इंडियन एक्ट ऑफ 1935, काफी इंपॉर्टेंट हैं। Then the second most important topic from the constitutional framework point of view is preamble of Indian Constitution। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा इसको, अगर हम बात करें हमारे टॉपिक्स में, ऑल टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को माना जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आराम से बन सकता है और बहुत ही कंप्लीट टॉपिक है अपने आप में। प्रेम्बल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक आपको एक बार प्रिपेयर करना पड़ेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको लगाना पड़ेगा इस टॉपिक पे। और एक बार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, तो आपका एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, या डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जा सकता है और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जा सकता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं कि डू यू थिंक प्रेम्बल इज अ की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। क्या आपको लगता है कि प्रेम्बल एक की है टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर? ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसिडर, या फिर ऐसे और सिंपल कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडियन प्रेम्बल। आपको 4 स्टेटमेंट दी जा सकती हैं और आपसे पूछ लेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों ही टाइप का क्वेश्चन आपका प्रेम्बल से बन सकता है, फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो एंड फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो। ठीक है, एक बार टॉपिक प्रिपेयर करना है, कंप्लीट तरीके से करना है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेना है, और यहां पर ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी टियर 1 की भी और टियर 2 की भी। द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर काफी फैक्चुअल बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उनके ऊपर एग्जामिनर आपसे एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके से हो सकती है। आर्टिकल 368 पार्ट
20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोसीजर बताया गया है, क्या जो बिल है अमेंडमेंट का वो सिर्फ लोकसभा में आएगा, कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, कौन सी चीज़ों को कैसे अमेंड किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है एग्जामिनर के पास इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का। तो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको लगभग आधा घंटा या 1 घंटा लगाना चाहिए। एक बार का टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप इजीली मीट कर जाओगे। दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द Tier 2 पेपर ऑल्सो। कैसे कि आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको दोनों ही पेपर में तंग कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करिए कि एक बार इन टॉपिक्स को अभी प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको बार बार ये दिक्कत ना दें। सेकेंड सबसेक्शन इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहां पर जो 3 टॉपिक आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब यहां पे आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर आपसे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार मेहनत करके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A ये आप थोड़ी से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एक बार की मेहनत है ये, अगर आप ये आर्टिकल्स याद कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पेपर में पक्का सही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होता है कि अगर हम बात करें कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स है ना, वो कौन सा आर्टिकल है, या फिर अबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, वो कौन सा आर्टिकल है, या फिर अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर के, जो आपसे पूछ सकते हैं, वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। तो अगर आप ये आर्टिकल्स कवर कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स आपने कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कि राइट टू इक्वेलिटी के अंदर कौन कौन से 5 राइट्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से 5 राइट्स आते हैं, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन कौन से 2 राइट आते हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन विद आर्टिकल नंबर आपको एक बार आ गई है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होने वाली है और आप इसका यूज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में टू शो योर नॉलेज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सेकंड सबसेक्शन। देन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, यहां पर जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 44th अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया, या फिर एक सिंपल सी क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हर एक अमेंडमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई है। अगर हम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो वहां से फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज हुआ है, आर्टिकल 21A आया है, उससे डीपीएस में भी चेंज हुआ है आर्टिकल 45 में, एंड उससे हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी एक नया ऐड किया गया है। तो ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाती हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये आपकी जो नॉलेज है उसको स्पेसिफिक बना देती हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मीट कर जाती हैं। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां पर आपको कुछ फैक्चुअल बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी ड्यूटी ऐड हुई, ठीक है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था इनकी एडिशन के लिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक और बात कि इन तीनों ही टॉपिक पर, राइट्स पे, डीपीएसपी पे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे, आपका एक जो फोर्थ फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का वो ये बनता है कि इनके सोर्सेज क्या थे। अगर हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया तो कौन सी कंट्री से लिया, अगर हमने डीपीएसपी को लिया तो कौन सी कंट्री से लिया, अगर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौन सी कंट्री से लिया। तो यूएसए, आयरलैंड एंड यूएसएसआर आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, सबसेक्शन की, एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है इस पूरे टॉपिक से। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पोस्ट है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, भले ही वो पावर नॉमिनल पावर है लेकिन दी तो गई है। तो 7 कैटेगरी ऑफ पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती हैं। अगर मैं बताऊं आपको, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, इमरजेंसी पावर है एंड जुडिशियल पावर है। तो आपके दिमाग में टिप्स पे ये रहना चाहिए कि कौन सी पावर मिली है और कौन सा आर्टिकल उससे रिलेट करता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑन द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट सबसे उसका फेवरेट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द Tier 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पर आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो आपसे थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोल देगा कि व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेम कंसेप्ट, सेम नॉलेज आप यूज करेंगे फॉर द Tier 2 लेवल ऑल्सो। ठीक है, देन द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इंडिया में, रियल पावर जो एक्सरसाइज करती है वो कौन सी डोमेन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द टीयर 2 लेवल, बट टीयर 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन लेजिस्लेचर इन इंडिया आफ्टर राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर पॉलिटी सब्जेक्ट। यहां से एक क्वेश्चन टीयर 1 में पक्का आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपके टीयर 2 में पक्का आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर अगर हम टीयर 1 की बात करें तो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, इनका जो क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है या फिर आरपीए 1951 में बताया गया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत इजीली कोई क्वेश्चन बनता है। देन डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से ग्राउंड पे होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टीयर 2 ऑल्सो, लेकिन टीयर 2 में यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्शन ऑफ लोकसभा टॉपिक भी ऐड हो जाएगा, फिर एक पूरे कंप्लीट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रीलिम्स के हिसाब से, टीयर 1 के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए पढ़ना है अच्छे से। देन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द टीयर 2। कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन है एंड कुछ स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लगभग 3-4 ग्राउंड मेंशन है, तो वो आपके कवर हो जाएंगे 3 to 4 कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर उसने वॉलंटरली इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है एमपी एमएलए बनने के लिए, तो वो आपका ग्राउंड हो गया फॉर एग्जांपल यहां पर, ठीक है। स्टैट्यूटरी में आरपीए 1951 में लगभग 8 के आसपास डिस्क्वालिफिकेशन बता रखी है। एंड देन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे लगभग 4 डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी। तो ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है फॉर योर टीयर 2 लेवल, कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एमपी और एमएलए इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर आपको ये टॉपिक कंप्लीट तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात करें पार्लियामेंट्री बिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द टीयर 1 लेवल। कैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, मनी बिल कौन कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है, मनी बिल को आप कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ट्रिकी एक एस्पेक्ट है, जो आप एक बार अगर 2 घंटे लगा के कंप्लीट कर लें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। टफ नहीं है, अगेन चीजें टफ नहीं है, टाइम की कमी है और आपको चीजों को स्मार्ट वे से टैकल करना है। तो मैं आपको अगेन पीरियड बता रहा हूं कि 2 घंटे से ज्यादा इस टॉपिक में मत दीजिएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि सर आप बोल रहे हैं बहुत आसान है लेकिन करने में मुश्किल होता है। तो मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि एक एवरेज बच्चे के लिए, इसने कभी नहीं पढ़ा है, उसके लिए 2 घंटे का टॉपिक है और टफ टॉपिक नहीं है। अगेन कोशिश क्या करनी है कि जब भी आप पढ़ें कोई टॉपिक, जैसे आपने आज ये 2 घंटे लगा के पढ़ा, तो रात को 15 मिनट पक्का रिवाइज करें और अगले दिन जब आप दोबारा पॉलिटी शुरू करने वाले हैं तब 10 मिनट एक बार इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि आपकी 3 रिवीजन अगर हो गई ना इस टॉपिक की तो ये आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन जुडिशरी की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर मेंस के लिए, प्री में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, टीयर 1 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि यहां पर कॉलेजियम सिस्टम है और आपको थोड़ी सी यहां पर एक ट्रिकी नॉलेज देखने को मिलती है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स, है ना, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक जज को अपॉइंट कर रहे हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन गलत करवाने की कोशिश करवाई जाती है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। देन जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की इनकी जुरिसडिक्शन क्या है, रिट जुरिसडिक्शन क्या है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, एपिलेट जुरिसडिक्शन क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका मेंस के लिए काफी अच्छा बनेगा, टीयर 2 के लिए काफी अच्छा बनेगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए। जैसे यहां पर आपसे पेंडेंसी का इश्यू जो आजकल चल रहा है, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन दी जजेस, आप सबने जॉली LLB 2 देखी होगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट वैकेंसीज इन कोर्ट्स और उनकी वजह से कौन कौन सी इंप्लीकेशन आ रही है। तो यहां पर देखो क्या होता है कि आपको कई बार टॉपिक से क्वेश्चन खुद बनाना पड़ता है। आपको लगेगा कि टॉपिक मेरे लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा अच्छा है, इसमें टीयर 2 के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को होलिस्टिकली देखो, आप उसको एक करंट अफेयर से लिंक कर दो, तो आपका टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक टॉपिक की कि जुडिशरी आपने पढ़ लिया, अब जुडिशरी में आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कि कई बार जुडिशरी को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को लेने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं ले रहे, तो जुडिशरी को आगे आना पड़ता है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने अपने जजमेंट में बोला कि हमें ट्रिपल तलाक पर एक बिल चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या जुडिशरी को एक्टिविज्म में आना चाहिए, ओवर रीच करनी चाहिए इन द डोमेन्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपके टॉपिक पढ़ने हैं, बट क्योंकि ये टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में है और आपके लिंक करते हैं विद द स्टैटिक पार्ट, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके टीयर 2 लेवल पे,
ठीक है। तो आपको कई बार स्टैटिक क्वेश्चन को जानबूझ के लिंक करना पड़ता है विद दी करंट अफेयर और डायनेमिक पार्ट, ताकि आप उसके ऊपर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन दी टीयर 2 लेवल तो उसको आप डील कर पाओ। जनरली इसमें ऐसा एक अंदाजा है कि टीयर 2 में आपका जो लेवल होगा वो यूपीएससी जितना नहीं होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर हम टफ क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेंगे तो हमें इजी क्वेश्चन टैकल करने आसान हो जाएंगे और हम अब एक ब्रॉड तैयारी के साथ पेपर में जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि अच्छी तैयारी करें, बेटर तैयारी करें और जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी लगभग 8 से 10 बॉडीज हैं, जिसमें फाइनेंस कमीशन आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। ठीक है, उसके साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है, देन नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, लिंग्विस्टिक आपका एक बॉडी है वो आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने हैं एज पर दी करंट सिचुएशन वो है फाइनेंस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका डायनेमिक भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है एंड टीयर 2 में सब्जेक्टिव भी आ सकता है। जैसे व्हाट आर द करंट इश्यूज रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो ये टॉपिक आपका ओवरऑल दोनों में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट 2 सबसेक्शंस की। पहला है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहाँ पर बहुत सारी बॉडी आती हैं और मैं आपको सारी ही इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जो आपको लार्जली ओवर द ईयर इंगेज्ड देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका टाइम परमिट करता है नीति आयोग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, बट सबसे प्रायोरिटी पे आपको इसमें अगर प्रिपेयर करना है तो नेशनल ह्यूमन राइट प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, देन दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, जिसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव में तो क्वेश्चन पक्का आएगा, पंचायत, खासकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो तैयार रखना है वो ये रखना है कि इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ABCD, उनमें से बताइए कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। तो ये आपकी दोनों की रिक्वायरमेंट है, टीयर 2 की भी और टीयर 1 की भी। तो थोड़ा स्मार्ट खेलना है, टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है इसी टाइम पर, ताकि आप दोनों ही के लिए तैयारी कर लो, टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। देखिए, आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई सेपरेट तैयारी नहीं है पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा फॉर टीयर 2। कंटेंट लगभग सेम रहेगा, उसको अप्लाई करना होगा टीयर 2 में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। वी विल ब्रिंग सम सेशंस जहां पर हम आपको बता पाएं कि कैसे एक टॉपिक से आप दोनों की ही रिक्वायरमेंट मीट कर पाओ। ठीक है, तो अभी ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं टीयर 1 के लिए प्रिपेयर करूं या टीयर 2 के लिए प्रिपेयर करूं, कैसे प्रिपेयर करूं। अभी आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो टॉपिक कंप्लीशन की होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट आता है तो याद रखिए क्वेश्चन लिखना मुश्किल नहीं रहेगा, अगर कंटेंट ही नहीं आता है, पता ही नहीं है, फिर क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल है। तो ये थी एक पूरी वीडियो जहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी बताए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी रेलिवेंट लगी होगी, आप इसका यूज करेंगे। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा एक डेडिकेटेड मास्टर कोर्स है फॉर ICAR AO एग्जामिनेशन, जो कि 2 पैकेज में है। गोल्ड पैकेज जहां पर टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों को कवर किया गया है, एंड सिल्वर पैकेज जहां पर टीयर 1 को कवर किया गया है। अगर आप अर्ली 15 कूपन कोड यूज करते हैं तो यू कैन अवेल 15% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लिंक इस कोर्स का वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।